दोस्तों अक्सर हम ये सोचते हैं कि जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे जरूर आती है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे सिर के ऊपर धरती के चारों ओर घूमने वाले ये हजारों सैटेलाइट्स और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्यों नहीं गिरते? अगर आप इसका कारण वहाँ पर ग्रेविटी का ना होना मानते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सैटेलाइट्स जहाँ पर घूम रहे हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट उतनी ही ग्रेविटी है जितनी पृथ्वी की सतह पर है। जी हाँ, यहाँ पर हम जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, बात कुछ और ही है। तो चले इसे डिटेल में समझते हैं, क्योंकि इस विषय पर इस वीडियो में जितनी डिटेल मैं आपको आज दूंगा ना, उतनी ऑनलाइन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं। तो दोस्तों मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर, और अब तो हमने द नॉलेज की एक किताब भी लिख दी है जिसका नाम है ब्रह्मांड ज्ञान। अगर आप इस किताब को पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाए और अमेजोन या फ्लिपकार्ट से हमारी बुक को जरूर ऑर्डर करें। चले सबसे पहले जानते हैं कि धरती की एक्टिव खतरनाक ग्रेविटी को चीरकर सैटेलाइट्स स्पेस में कैसे पहुंचाए जाते हैं। तो दोस्तों कृत्रिम सैटेलाइट जिन्होंने हमारी जिंदगी आसान बनाई है, उन्हें स्पेस में स्थापित करना बहुत बड़ी चैलेंज है, और ये चैलेंज दुनिया में कुछ ही देश पार कर पाते हैं, जिसमें भारत टॉप में से एक है। हम स्पेस में हमारी आधुनिक सुविधाओं के लिए जिन सैटेलाइट्स को छोड़ते हैं वो एक छोटे से बॉक्स से लेकर एक बड़े कंटेनर या बड़े ट्रक जितनी भी बड़ी हो सकती है। डिपेंड करता है कि उस सैटेलाइट को किस काम के लिए स्पेस में छोड़ा जा रहा है। अब हम हमारी पृथ्वी पर कुछ फिजिक्स के लॉ से बंधे हुए हैं, और लॉ ये कहता है कि जब भी हम आसमान में कुछ भी फेंकते हैं तो वो नीचे जरूर आता है, और अगर हम उस फेंकने वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा दे तो वो ऑब्जेक्ट एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, लेकिन जब उसमें एनर्जी खत्म हो जाएगी वो नीचे ही आ जाएगा। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को इतनी ज्यादा स्पीड से अंतरिक्ष में फेंके कि वो कभी वापस लौट कर ही ना आए? और दोस्तों द आंसर इज यस, और यहाँ पर आती है अर्थ की एस्केप वेलोसिटी। अब हमारी पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 40,300 किलोमीटर पर आवर। और अगर किसी चीज को इस स्पीड से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वो बेशक पृथ्वी की सतह पर वापस नहीं आएगी, वो कर्मन लाइन को पार करके स्पेस में चली जाएगी। अब इतनी ज्यादा स्पीड यानी कि 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो हम कोई चीज फेंक नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे रॉकेट्स में वो ताकत है कि वो इस गति को हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए इसरो जैसी संस्थाएं मुख्य रूप से 3 टाइप के रॉकेट्स का उपयोग करती है, जिसमें एक है सॉलिड फ्यूल इंजन जिसमें फ्यूल सॉलिड होता है, दूसरा है लिक्विड फ्यूल इंजन जिसमें फ्यूल लिक्विड होता है, और तीसरा क्रायोजेनिक इंजन। इसमें फ्यूल बहुत ही कम तापमान यानी कि -253 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जैसे कि लिक्विड हाइड्रोजन। अब फ्रेंड्स, इन तीनों इंजन्स का उपयोग करके स्पेस एजेंसीज रॉकेट में सैटेलाइट को रखकर उसे स्पेस में पहुंचाती है, यानी कि सबसे पहले पहला इंजन स्टार्ट होता है और वो अंतरिक्ष की ओर, स्पेस की ओर चलता है। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद दूसरा इंजन स्टार्ट होता है, और करीब 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर अप जाने के बाद, मतलब कि जिस भी ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्रस्थापित करना है वहां पहुंचने के बाद फाइनली क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होता है। हालांकि अब तक जो 2 इंजन इस पूरे सिस्टम को ऊपर लेके आए वो तो बस शुरुआत थी, और अभी आता है सबसे इम्पोर्टेंट काम, क्योंकि अब तक तो हम पृथ्वी की सतह से ऊपर ही आए हैं, लेकिन अब पूरजोश से यानी कि अर्थ की वेलोसिटी को पार करके और पृथ्वी के घुमाव की रफ्तार को भी पार करके सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में लॉन्च करना होगा। और इस फाइनल स्टेप के लिए क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हो जाता है। पहले वाले सारे पुर्जे डिटैच हो जाते हैं और पृथ्वी पर गिरा दिए जाते हैं, और क्रायोजेनिक इंजन उस सैटेलाइट को करीब 7.8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, यानी कि करीब 26,000 किलोमीटर पर आवर की गति से पृथ्वी के ऑर्बिट में प्रस्थापित करता है। दोस्तों ये गति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को प्रस्थापित करना है तो 7.8 किलोमीटर पर सेकंड की ही गति चाहिए। अगर इससे थोड़ी भी ज्यादा गति हुई तो वो सैटेलाइट अति फोर्स की वजह से पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा, और अगर स्पीड थोड़ी सी भी कम हुई तो पृथ्वी की ग्रेविटी उसे खींच लेगी और वो अंततः जलकर खाक हो जाएगा या पृथ्वी पर गिर जाएगा। इसलिए स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में यानी कि करीब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च करना हो तो क्रायोजेनिक इंजन को 10.2 किलोमीटर पर सेकंड का फोर्स लगाना पड़ता है।
अब आप समझे दोस्तों, पृथ्वी से ऊपर आने के लिए यानी कि पृथ्वी की वेलोसिटी को पार करने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए। लेकिन इसके बाद सैटेलाइट को पुश करने के लिए पृथ्वी के ऑर्बिट में प्रॉपरली धक्का देकर उसे प्रस्थापित करने के लिए भी एक निश्चित स्पीड चाहिए, ताकि वो सैटेलाइट एक स्पीड से पृथ्वी के फ्लो में आ जाए, ना वो गिरे और ना ही वो कहीं दूर चला जाए, बस पृथ्वी के आसपास घूमता रहे। और ऐसे ये सैटेलाइट्स पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाने लगते हैं, एक निश्चित सीमा, एक निश्चित स्पीड के कारण। अब इन्हें पृथ्वी के आसपास घूमने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है, बस अब सब कुछ नेचुरली होता जाएगा। लेकिन अगर कोई बाहरी चीज इस सैटेलाइट की स्पीड में रुकावट पैदा करती है तो उसकी स्पीड कम होकर वो पृथ्वी के वायुमंडल में चला जाएगा और गिरकर खाक हो जाएगा। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक तो ये सैटेलाइट्स वहां पर प्रस्थापित ही रहेगा। अब पृथ्वी से परे जहां पर सैटेलाइट्स घूम रहे हैं वहां पर ऑलमोस्ट पृथ्वी के जितनी ही ग्रेविटी होने के बावजूद भी वो सैटेलाइट्स को पृथ्वी की ओर खींच क्यों नहीं लेती? सारे सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में तैरते क्यों रहते हैं? पृथ्वी की ग्रेविटी में फंसे होने के बावजूद भी वो सतह पर गिर क्यों नहीं जाते? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब यह है कि वहां पर घूमने वाले फ्री फॉल सैटेलाइट्स गिरते हैं और लगातार गिरते रहते हैं, लेकिन सीधे नीचे नहीं, पृथ्वी पर नहीं, क्योंकि उन सैटेलाइट्स की गति आगे की दिशा में यानी कि वो जिस दिशा में ऑर्बिट कर रहे हैं उस दिशा में बहुत ही तेज होती है और वो 7.5 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। और इतनी स्पीड से पृथ्वी का ऑर्बिट करने वाला वो सैटेलाइट हर बार जब गिरता है तो धरती उतनी ही दूरी पर गोलाई में मुड़ जाती है, यानी कि कर्वेशन आ जाता है। और नतीजा ये होता है कि वो लगातार गिरने वाला सैटेलाइट भी इतनी तेज गति के कारण पृथ्वी पर गिरने की बजाय उसका परिभ्रमण करता रहता है। मतलब कि उस सैटेलाइट की स्पीड उसे गिरने ही नहीं देती। पृथ्वी के कर्वेशन और एक निश्चित सीमा पर एक ऑर्बिट में उस सैटेलाइट को लगातार तैराती रहती है। इसे आसान उदाहरण से समझे तो दोस्तों, जब हम तालाब में पानी के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, जिसे अगर वर्टिकल लाइन में फेंका जाए तो वो सीधा पानी के अंदर गिर जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन उस पत्थर को सीधी दिशा में हॉरिजॉन्टली फेंका जाए तो एक सीमा तक वो टप्पे खाएगा, यानी कि 1-2 टप्पे खाने के बाद गिर जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी तेज नहीं थी। लेकिन अगर कोई तेज स्पीड से उसी तालाब में पत्थर फेंके तो वो पत्थर 15-20 टप्पे भी खा सकता है, यानी कि वो पानी को तो छुएगा लेकिन स्पीड के कारण लगातार वेव की तरह आगे बढ़ता रहेगा और जब उसकी स्पीड खत्म हो जाएगी वो पानी में गिर जाएगा। यहाँ पर सैटेलाइट वो पत्थर है और पानी अर्थ का कर्वेशन मान लो, और ये सैटेलाइट अपनी स्पीड के कारण लगातार टप्पे खाते रहते हैं और पृथ्वी के ऑर्बिट में लगातार घूमते रहते हैं, लेकिन वो ग्रेविटी में फंसकर कभी भी अर्थ पर गिर नहीं पड़ते हैं। मतलब कि सैटेलाइट की वो प्रखर स्पीड ही है जो उसे पृथ्वी पर गिरने से बचाती है। अब ऊपर हमारी धरती के आसपास उसका वायुमंडल है और इस वायुमंडल के 5 लेयर है, जिसमें ट्रोपोस्फियर, स्टेरोस्फियर और मेसोस्फियर पृथ्वी की सतह से करीब 85 किलोमीटर की रेंज में खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद यानी कि 85 किलोमीटर से करीब 700 किलोमीटर की रेंज तक जो विस्तार है उसे थर्मोस्फियर कहते हैं, और 700 किलोमीटर के परे एक्सोस्फियर शुरू होता है, जिसकी बाउंड्री 10,000 किलोमीटर दूर तक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने भेजे सभी सैटेलाइट्स ट्रोपोस्फियर या एक्सोस्फियर की रेंज में आते हैं और पृथ्वी की सतह से करीब 100 किलोमीटर ऊपर जाते ही कर्मन लाइन आ जाती है और इस विस्तार के पार स्पेस शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर पृथ्वी की एक्टिव ग्रेविटी समाप्त नहीं हो जाती है। यहाँ पर भी पृथ्वी की 95% ग्रेविटी होती है, यानी कि ये ऑलमोस्ट इतनी ही ग्रेविटी है जितनी हमें अर्थ पर यानी कि पृथ्वी पर फील होती है। लेकिन फिर भी इस विस्तार में घूमने वाले सैटेलाइट्स या पृथ्वी से दूर 400 किलोमीटर पर घूमने वाला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की एक्टिव ग्रेविटी के भीतर घूमने के बावजूद भी उनमें मौजूद एस्ट्रोनॉट्स जीरो ग्रेविटी कैसे फील करते हैं? तो दोस्तों, वो जीरो ग्रेविटी फील करते हैं, इसकी वजह एक्चुअली जीरो ग्रेविटी नहीं है लेकिन फ्री फॉल है। जी हाँ, रियल ग्रेविटी फ्री फॉल। अब ये क्या है तो इसके लिए हमें कमेंट जरूर करें। अगर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो इसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा। और दोस्तों, आप हमारा द नॉलेज का बुक डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके जरूर खरीदे और जुड़े रहे द नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।